हेलो स्टूडेंट्स। तो हम अपना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे पर्सनल मैसेज मिले हैं मुझे। तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स को। देखिए, हीट क्या चीज़ है। जैसे कि हम बता रहे थे कि हीट कोई ऐसी चीज़ है जिसका एनर्जी और टेम्परेचर से लेना देना है, तापमान से लेना देना है ना, गर्मी से लेना देना है, सर्दी से लेना देना है, जो आप सामान्य डे टू डे लाइफ में महसूस करते हैं ना, वही हीट कहते हैं बहुत ज़्यादा हीट होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर टेम्परेचर की वजह से वर्क कन्वर्ट करने को स्टडी किया जाता है कि टेम्परेचर की हेल्प से आप वर्क कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हीट वर्क में कैसे कन्वर्ट की जाती है, कोई इंजन कैसे काम करता है ना। आप जानते हैं जेम्स वाट ने पहला इंजन बनाया था। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट और वर्क के बीच में रिलेशन की स्टडी करते हैं, है ना। ठीक है। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हीट एनर्जी, है ना। और डायनेमिक्स मतलब मोशन, जब टेम्परेचर या हीट की वजह से मोशन हो, तो उस ब्रांच को थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। लगभग 300 से 400 साल पुराना सब्जेक्ट है ये ना। ठीक है। और आज भी ये उतना ही कारगर है जितना कि 200 से 300 साल पहले था। 100 साल के अंदर अंदर हमने देखा कि मॉडर्न फिजिक्स का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। न्यू फिजिक्स की थ्योरीज डेवलप हुई जिसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स जैसी चीज़ें डेवलप हुई। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो महत्व 150 साल पहले था वही महत्व आज भी है। ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स किसी को अगर समझना है तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज समझने पड़ेंगे। ठीक है। डेफिनेटली थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो हैं वो फंडामेंटल फिजिक्स के लॉज ही हैं, है ना। ठीक है। तो आप ये देखिए, 3 लॉज हैं थर्मोडायनेमिक्स के। पहला लॉ है जिसे जीरो लॉ कहते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। एक लॉ और भी है ना जिसे थर्ड लॉ कहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ को जीरो लॉ क्यों कहा, मतलब पहले नंबर पे जीरो लॉ आ रहा है। एक्चुअली क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पहले खोजा गया, फिर सेकंड लॉ खोजा गया, है ना, और जीरो लॉ काफ़ी बाद में खोजा गया। लेकिन खोज करने के बाद पता चला कि भाई जीरो लॉ तो है ज़्यादा बेसिक है, ज़्यादा फंडामेंटल है, ज़्यादा सिंपल है। ठीक है। इसलिए इसे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया गया। हाँ, तो अब बताता हूँ मैं क्या है ना, ये क्या है और कैसे लिंक है आपके फिजिक्स से, है ना। ठीक है। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है हीट के बारे में, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने पढ़ी है। आप जानते हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स तो सभी लोग जानते हैं, कई लोगों को ये भी मालूम है कि 4 या 5 स्टेट भी होती है मैटर की, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट मालूम है। और 2 स्टेट्स और भी हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंस स्टेट। लेकिन अगर हम अभी 3 स्टेट की बात करें, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। तो तीनों की तीनों स्टेट्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं, है ना। जैसे सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल से एटम्स फिक्स रहते हैं, लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल से एटम्स मूव कर सकते हैं इधर उधर, लेकिन एक लिमिटेड रेंज तक ही। और गैस के अंदर फ्री होते हैं पार्टिकल्स कहीं भी मूव करने के लिए, जिसकी वजह से गैस का ना तो शेप फिक्स होता है ना साइज फिक्स होता है। ठीक है। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं थोड़ा गैसेस के टर्म्स में करूँगा, है ना। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए आपको पहले थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी आना चाहिए। ठीक है। लेकिन वो सेपरेटली डिस्कस करेंगे, हमारा डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि मुझे मालूम है
कि आपने थोड़ा सा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि जो गैसेस हैं किसी कंटेनर में, किसी रूम में, उनके पार्टिकल्स जिगजैग मोशन करते हैं, हेयर एंड देयर मोशन करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं। और जब हीट मिलती है, जब टेम्परेचर मिलता है, तो एनर्जी की वजह से उनकी रैंडम मोशन बढ़ जाती है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना। इतनी जानकारी होना सफिशिएंट है, ठीक है। तो अगर आपको ये जानकारी है तो अब आइए हम इन लॉस के बारे में समझते हैं कि लॉस क्या हैं। देखिए, जीरो लॉ ये इतना सिंपल है। ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए तीन लोग हैं, एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, और एक मान लीजिए कोई और है। एक भाई राम है, यहाँ पे राम है, ये श्याम है, और ये मान लीजिए कोई और है, ये लक्ष्मण है मान लीजिए। ये कहता है कि अगर राम और श्याम का टेम्परेचर बराबर होगा, इसे ए नाम दे दो, बी नाम दे दो। अगर राम और श्याम का टेम्परेचर बराबर है, श्याम और लक्ष्मण का टेम्परेचर बराबर है, राम और श्याम का टेम्परेचर बराबर है, श्याम और लक्ष्मण का टेम्परेचर बराबर है, तो राम और लक्ष्मण का टेम्परेचर भी बराबर होगा। कितना सिंपल सी बात है। ए और बी, अगर ए और बी का टेम्परेचर बराबर है, बी और सी का टेम्परेचर बराबर है, तो सी और ए का टेम्परेचर भी बराबर होगा। ये है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगर तीन ऑब्जेक्ट हैं, उनमें से कोई दो ऑब्जेक्ट्स का ए बी का टेम्परेचर बराबर है और बी सी का टेम्परेचर बराबर है, तो बाकी दो ऑब्जेक्ट का भी टेम्परेचर आपस में बराबर होगा। टेम्परेचर को हम लोग कई बार थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं, अगर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं और दो ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम जो मैंने बोला है, ये समझना जरूरी है टेम्परेचर को समझने के लिए। टेम्परेचर ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर की डेफिनेशन ही ये है कि टेम्परेचर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो दो ऑब्जेक्ट्स के थर्मल इक्विलिब्रियम में होने पर कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। आई एम रिपीटिंग अगेन, इफ देयर आर थ्री ऑब्जेक्ट्स एंड एनी टू ऑब्जेक्ट्स आर इन द थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में, अनदर टू वन द थर्मल इक्विलिब्रियम, तो बाकी दो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, जो ग्रुप बनाएंगे ना, ठीक है। ए बी थर्मल इक्विलिब्रियम, बी सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो ए सी शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम और शुड बी इन द सेम टेम्परेचर। ये जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स। इतना सिंपल सा लॉ काफी बाद में खोजा गया, ठीक है, ओके। चलिए अब हम समझते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। जीरो लॉ के बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसका नंबर सेकंड है लेकिन बोलते उसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज दिस, ठीक है। आई शुड राइट डाउन डी क्यू डी यू दिस, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कई बुक्स में ये ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा लिखना ज्यादा करेक्ट है। मैं बताऊंगा आपको ऐसा क्यों, ठीक है। सो डी क्यू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पे इन चीज़ों का मतलब बता देता हूँ क्या है इन सिंबल्स का मतलब। डी डिफरेंशियल है, डी यू मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर है ना, मैथमेटिकल फिजिक्स में आपने पढ़ा है, टोटल डेरिवेटिव है या चेंज कह सकते हो। डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डी क्यू है चेंज इन टोटल एनर्जी या फिर हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम और हीट गेन बाय द सिस्टम, और डी डब्ल्यू है वर्क डन ऑन द सिस्टम और वर्क डन बाय द सिस्टम। ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ कि मान लीजिए आपने किसी सिस्टम को हीट दिया,
जब भी किसी सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, DQ हीट दे दिया आपने सिस्टम को, तो उसका एक छोटा सा पार्ट जो होगा वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, और एक पार्ट जो है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपने गैस पे पानी रखा उबलने के लिए, नीचे से हीट दे रहे हैं DQ, तो आप देखते हैं क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ने लगता है पानी का, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है DU, और साथ ही साथ में अगर उस पानी के ऊपर कोई ढक्कन रखा हुआ है तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगता है ना, यानी कि वर्क होने लगता है। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट कि जो भी हीट दी जाती है किसी सिस्टम को वो दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। एक पार्ट सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देती है और दूसरा पार्ट सिस्टम के ऊपर वर्क करने में खर्च होती है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स है। ठीक है, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, इन सब के बारे में मैं डीप डिस्कशन भी करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ना। ठीक है, इज इट ओके? ओके, अच्छा जी, अब मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करता हूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बेसिक चीजें ही बताने चाहता हूं, है ना, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे पता चलेगा कि जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनका लेवल क्या है, क्या उनका लेवल एडवांस लेवल है या उनका लेवल लो लेवल है। मैं लो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं, और अगर एडवांस लेवल है तो दे कैन कमेंट कि दे आर एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थोड़ा मैं एडवांस लेवल का बनाऊं तो फिर मैं अपना लेवल इंक्रीज कर दूंगा, है ना। और अगर बच्चों का लेवल लो है दैट इज़ ओके, तो बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे, इसलिए अभी हम बेसिक से चल रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिए कि आपको थोड़ा एडवांस लेवल का से स्टार्टिंग चाहिए या फिर बेसिक लेवल से, अदरवाइज ये बेसिक लेवल से चलेगा एंड इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात आती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताता है कि सिस्टम को हीट देंगे तो वर्क होगा, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये नहीं बताता कि कौन सा सिस्टम हीट दे सकता है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग तो कोई भी हीट दे सकता है, चाहे वो टेम्परेचर कम पे हो या टेम्परेचर ज्यादा पे हो, लेकिन सामान्यतः ये देखा गया है कि हमेशा हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से अपने आप हीट फ्लो नहीं होने लगती। ऐसा नहीं है कोई ठंडी बॉडी अपने आप ठंडी होने लगेगी, गर्म बॉडी तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसका, है ना। कोई ऑब्जेक्ट गर्म है वो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, उसके सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर सेम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सराउंडिंग का कोई टेम्परेचर है, आपने अपना टेम्परेचर डाउन किया और कोई टेम्परेचर और डाउन होने लगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कहता है कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपने आप हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता था कि कहां से कहां ट्रांसफर होगी। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कहीं से ट्रांसफर होनी चाहिए, है। लेकिन सेकेंड लॉ ये बताता है कि हीट जो है हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होगी। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट ट्रांसफर करने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंट चाहिए आपको, जैसे कि एसी लगाते हैं, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है? एयर कंडीशनर काम यही तो है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है, रूम का टेम्परेचर कम है, तब भी वो टेम्परेचर और डाउन कर रहा है, लेकिन मशीन की हेल्प से, अपने आप नहीं हो सकता ये। ठीक है, इज इट ओके? तो ये थे, एक और भी है ना, लेकिन अभी हम बेसिकली इन्हीं लॉस का डिस्कशन समझेंगे, है ना। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे बताएं, और उसी के बेसिस पे हम आगे की थ्योरी बताएंगे, और फिर हम जैम के क्वेश्चन जो है वैसे कि वैसे ही कराते चले जाएंगे धीरे धीरे, है ना, लेवल वाइज, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।